नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो में यकृत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यह मानव शरीर की जो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी एक ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो डायाफ्राम के नीचे मतलब कि पसलियों की हड्डी के नीचे या कहें तो इसको डायाफ्राम के नीचे, ठीक ना, उदर गुहा में और अमाशय के ठीक ऊपर उपस्थित होती है। मतलब कहें तो यह डायाफ्राम के नीचे, उदर गुहा में और अमाशय के ठीक यह ऊपर संरचना स्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं यकृत। और यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक ना। इसका जो भार होता है, यकृत का जो भार होता है, भार जो होता है ये 1500 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 1500 ग्राम होता है। मतलब यकृत का जो भार होता है 1500 ग्राम होता है और यह 3 पालियों में बटा होता है। अगर बात कर लें तो यह जो मानव यकृत जो होता है, मानव यकृत जो होता है यह 3 पालियों में बटा होता है। 3 पालियों में, 3 पालियों में यह बटा होता है मानव यकृत। अगर हम बात करें तो जो मानव यकृत की जो कोशिकाएं हैं, मानव यकृत की जो कोशिकाएं हैं, मानव यकृत की जो कोशिकाएं हैं यह बहुभुजीय पिंडकों से निर्मित होती हैं। मतलब कि यह बहुभुजी जो पिंडक होते हैं, बहुभुजी जो पिंडक होते हैं उन पिंडकों से यकृत की कोशिकाओं का निर्माण होता है। बहुभुजी पिंडकों से यकृत की कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्रावण करती हैं, ये स्रावण करती हैं पित्त रस का। किसका स्रावण करती हैं? तो पित्त रस का स्रावण करती हैं। मतलब कि बहुभुजी जो पिंडक होते हैं उन पिंडकों से कोशिकाओं का मतलब यकृत की कोशिकाओं का निर्माण होता है और यही यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वह श्रावण करती हैं पित्त रस का। और ये जो पित्त रस होता है, यह जो पित्त रस होता है, यह पित्त रस पित्ताशय में जाकर, कहां पर? पित्ताशय में। मतलब कि यह पित्ताशय में जाकर, यह पित्ताशय में जाकर एकत्रित होती हैं, एकत्रित होती हैं। और ये जो होता है पित्ताशय जो होता है यह थैली नुमा संरचना होता है। क्या होता है? तो थैली नुमा यह संरचना होता है। पित्ताशय जो होता है यह जो इसकी जो संरचना होती है तो थैली नुमा इसकी संरचना होती है। ठीक, अगर हम बात करें तो ये जो पित्ताशय ये जो पित्त रस है, ठीक ना, अगर हम बात कर लें तो ये जो पित्त रस है इसमें किसी भी प्रकार की पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होती है। मतलब पित्त रस में किसी भी प्रकार की पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होती है, न तो यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। एक करता क्या चीज है कि जो अमाशय होता है, अमाशय से निकलने वाला जो होता है अमाशयी रस, अमाशयी रस जो निकलता है उस रस के प्रभाव को यह कम करने का कार्य करता है। मतलब अमाशयी रस के प्रभाव को कम करता है। कौन करता है? तो पित्त रस। पित्त रस जो होता है अमाशय से निकलने वाले जो अमाशयी रस होता है उसके प्रभाव को यह कम करने का कार्य करता है तथा भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदलने का कार्य करता है। मतलब कि
जो अमाशय में भोजन होता है वह भोजन अम्लीय अवस्था में होता है। क्या होता है? तो अम्लीय भोजन अम्लीय अवस्था में होता है। लेकिन जो पित्त रस होता है, जो पित्त रस होता है उसे किस में बदल देता है? तो क्षारीय में बदल देता है। तो यह भोजन को क्या करता है? क्षारीय में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि जो भोजन अमाशय में जो भोजन होता है, अमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है वह भोजन अम्लीय अवस्था में होता है। लेकिन पित्त रस क्या करता है? उस भोजन को कि क्षारीय अवस्था में बदलने का कार्य करता है। मतलब भोजन को किस अवस्था में बदल देता है? तो क्षारीय अवस्था में बदल देता है, जिससे भोजन का सड़ना क्या होता है? रुक जाता है। मतलब पित्त रस जो होता है, पित्त रस के श्रावण से भोजन जो होता है अमाशय से निकलने के बाद क्षारीय अवस्था में बदल जाता है, तथा उस क्षारीय अवस्था में जब भोजन हो जाता है तो उसका सड़ना व गलना क्या करता है? रुक जाता है। और बात कर लें तो भोजन के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको यह मारने का भी कार्य करता है पित्त रस। अगर आगे की तरफ अगर हम बात करें, यकृत से हिपैरिन नामक पदार्थ का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? तो हिपैरिन नामक पदार्थ का। ये जो होता है हिपैरिन नामक जो पदार्थ होता है, यह करता क्या चीज है कि जो रुधिर वाहिनियों के अंदर, ठीक ना, रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर को जमने से रोकने का यह कार्य करता है। हिपैरिन नामक जो पदार्थ होता है रुधिर वाहिनियों में उपस्थित जो रुधिर होता है उनको जमने से रोकने का कार्य करता है। अगर दूसरी बात कर लें तो जो पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका ग्लाइकोजन का संचयन। किसका संचयन? तो ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का संचयन, ग्लाइकोजन का संचयन मतलब कि यकृत जो होता है, जब यकृत में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, यकृत में या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है तो उस रुधिर में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को यकृत जो ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर संचित करने का यह कार्य करता है। मतलब कि ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। अगर दूसरा बात कर लें तो जो वसा का संश्लेषण, तीसरा हो जाता है आपका वसा का संश्लेषण। वसा का संश्लेषण मतलब कि वसा होता है, ठीक, वसा जो होता है वसीय अम्ल के रूप में बदलकर यकृत की कोशिकाओं में संचित होता है। वसा वसीय अम्ल के रूप में बदलकर यकृत की कोशिकाओं में संचित होने का यह कार्य करता है, जिसे कहते हैं वसा का संश्लेषण। अगली बात अगर बात कर ले हम तो यूरिया का संश्लेषण। अगला है आपका चौथा, यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण यूरिया का स्रावण यकृत की कोशिकाओं के द्वारा होता है। मतलब कि यूरिया जो निर्मित होता है तो यकृत के द्वारा निर्मित होता है। यह जो यूरिया जो होता है यह हानिकारक, मतलब अमाशय से स्रावित होने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को यह कम करने का कार्य करता है। मतलब अमाशय से स्रावित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है आपका यूरिया, ठीक ना। या तो कह सकते हैं कि जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उन विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है यूरिया। अगर बात कर ले हम तो रुधिर का थक्का बनना, पांचवा बात कर ले तो हम
रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना मतलब कि हमारे शरीर से बाहर निकलने के बाद, कुछ समय पश्चात रुधिर का थक्का बन जाता है। जैसे ही वायु के संपर्क में रुधिर आता है वो तुरंत थक्का के रूप में जम जाता है। क्यों जमता है? क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन नामक दो प्रोटीन होते हैं, ठीक ना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन ये दोनों प्रोटीन होते हैं। और इन प्रोटीन के उपस्थिति के कारण जैसे ही वायु के संपर्क में, जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के उपस्थिति में जैसे ही रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो वह तुरंत जम जाता है, ठीक ना। इसके बाद अगर बात कर ले हम, तो यह जो होता है प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ, यह जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है तो तुरंत यह रुधिर को थक्का बनाने का कार्य करता है, ठीक ना। तो ये तो रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत की संपूर्ण जानकारी। और जो यकृत जो होता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने का कार्य करता है तथा ग्लाइकोजन जो होता है वसा के रूप में बदलता है, वसा जो होता है वसीय अम्ल के रूप में बदलकर यकृत के कोशिकाओं में संचित होने का कार्य करता है। तो ये रहा यकृत की संपूर्ण जानकारी, ठीक ना। तो ये छोटी छोटी वीडियो में ऐसे हम लाते रहेंगे और संपूर्ण रूप से आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे।